नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो कल की क्लास में यूरोप को डिस्कस करते हुए हम लोग पहुंचे थे राइन नदी तक। और राइन नदी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि जो राइन नदी है यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। यूरोप की एक सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है राइन नदी। पश्चिमी यूरोप की तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अल्प्स पर्वत से निकलती है, भ्रंश घाटी से कॉन्स्टेंस झील से होती हुई भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है और फिर जर्मनी और नीदरलैंड से अपवाहित होते हुए कहां पर जाती है, तो ये उत्तरी सागर पे जाकर के मिल जाती है। इंपॉर्टेंट इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है, जो राइन नदी की सहायक नदी है, रूर नदी। और जो रूर नदी प्रदेश है, नदी घाटी का क्षेत्र है, वो कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहां से कोयला निकला, इसीलिए उस कोयले का इस्तेमाल करके जर्मनी, आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे कि जर्मनी एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर हमने ये देखा कि जो राइन नदी है, मैंने बताया ही कि सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग है पश्चिमी यूरोप का, या पूरे यूरोप में हम कह सकते हैं कि सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण कर रही है। और रॉटरडम और एम्स्टर्डम के बारे में कि दोनों ये सन्न नगर हैं, रॉटरडम और एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है तो नीदरलैंड की राजधानी है और साथ ही साथ यहां पर हीरा तराशने का उद्योग काफी विकसित है। अब आज बात करते हैं सीन नदी की। तो सीन नदी आप जाएंगे फ्रांस में, तो फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है सीन नदी। तो सीन नदी की बात करते हैं, अपने एटलस में देखिए सीन नदी को और देख करके उसको मार्क करिए फटाफट। क्या नाम है नदी का? तो नदी का नाम है सीन नदी, शीन नदी। एटलस में देखिए और मार्क करिए इसको। सीन नदी फ्रांस के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। तो कहां से? तो फ्रांस का पठार, जो फ्रांस का पठार है या फ्रांस का जो पठारी क्षेत्र है, फ्रांस के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और फ्रांस के पठारी क्षेत्र से उद्गम होने के पश्चात बहते हुए अपवाहित होते हुए फ्रांस में ये नदी जाकर के कहां पर? तो इंग्लिश चैनल के पास इसका मुहाना है। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश चैनल के पास ये जाकर के सागर में मिल जाती है। तो ये मिलती है कहां पर? हम कह सकते हैं ये मिलती है इंग्लिश चैनल। तो क्या मार्क करना है? सबसे पहले देखिए सीन नदी, फ्रांस का पठार और इंग्लिश चैनल मार्क कर देना है। इस नदी के मुहाने पर फ्रांस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है ली हार्वे बंदरगाह है। तो देखिए आप जल्दी से कि फ्रांस का एक बंदरगाह है जो इस नदी के कहां पर है? मुहाने पर है। और इस बंदरगाह का नाम है ली हार्वे बंदरगाह है। ली हार्वे बंदरगाह फ्रांस का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। तो इस सीन नदी के तट पर क्या है? पेरिस है। इसलिए यह नदी महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूछ लेता है कि फ्रांस नदियां और उनके किनारे बसे हुए नगरों के बारे में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो ली हार्वे और दूसरा पेरिस। पेरिस क्या है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फ्रांस की क्या है? राजधानी है। ठीक है। साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है ये। तो फ्रांस की राजधानी है और ये विश्व में सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। इसे सौंदर्य की नगरी भी कहा जाता है। तो पेरिस को क्या कहते हैं? सौंदर्य की नगरी। ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी है, सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे कहते हैं सौंदर्य की नगरी। इसे सुरा और सुंदरियों वाला शहर भी कहा जाता है। ये जो पेरिस है, पेरिस के बारे में ध्यान रखना कि फ्रांस का ये
साथ ही साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। तो ये फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। इसके बाद एक नदी है रोन नदी। तो सीन नदी के बाद एक नदी आप देखिए जल्दी से, नदी का नाम है रोन। रोन नदी। आपको जाना है अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में। कहां पर पहुंचना है? तो पहुंचना है अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र। और अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में कहां जाना है? तो स्विट्जरलैंड जाना है, और स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील। तो अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र और अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और यहां पर जेनेवा झील पर पहुंचिए जल्दी से। मैपिंग में एक चीज ध्यान रखना, जितनी लोकेशन आप स्वयं खोजेंगे एटलस में, जितने लोकेशन जैसे मैं बता रहा हूं सिनॉप्सिस बनाना है, और जो भी लोकेशन है उनको तुरंत एटलस में मार्क कर देना है, तो ही ये याद रहेगा। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, एक साथ में आउटलाइन मैप को रखिए। तो एक आउटलाइन मैप भी रखिए, तो उस आउटलाइन मैप में ड्रॉ करते चलिए या मार्क करते चलिए। तो ये तरीका है याद करने का चीजों को, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग रोन नदी की। तो रोन नदी जो है कहां से निकलती है? अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, और अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के में ही जो है जिनेवा की खाड़ी, वो सॉरी जिनेवा की झील है, इस जिनेवा झील से ये नदी निकलती है, और यहां से अपवाहित होते हुए फ्रांस से होकर के ये जाती है भूमध्य सागर। तो ये अपवाहित होते हुए भूमध्य सागर में एक खाड़ी है, इसका नाम है लियोन की खाड़ी। तो ये खाड़ी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लीजिएगा। क्या नाम है? लियोन की खाड़ी। इसको खोज भी लीजिए जल्दी से कहां पर है। तो भूमध्य सागर में फ्रांस का तटवर्ती क्षेत्र देख लेना है, वहीं पर आपको लियोन की खाड़ी मिल जाएगी। लियोन की खाड़ी, और कहां है ये लियोन की खाड़ी? तो ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में है लियोन की खाड़ी। इस नदी के तट पर दो शहर हैं, एक शहर है लियोन शहर। तो इस नदी के तट पर एक लियोन शहर है, और एक दूसरा शहर है, इसका नाम है मर्सिले। तो एक दूसरा शहर है मर्सिले। देखिए जल्दी से, लियोन और मर्सिले। जो लियोन शहर है, दोनों ही फ्रांस के शहर हैं। तो देखिएगा दोनों ही कहां के हैं? तो दोनों शहर ही फ्रांस के शहर हैं। लियोन और मर्सिले। लियोन में सिल्क उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। कहां पर? तो फ्रांस में। तो लियोन फ्रांस का शहर है, और लियोन शहर में सिल्क उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। लियोन में क्या हुआ है? सिल्क वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास। सिल्क वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, इसलिए इसे फ्रांस की सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो लियोन को कहा जाता है क्या? सिल्क सिटी। तो इसे कहते हैं सिल्क सिटी। इस बात को ध्यान रखना है कि लियोन कहां पर है? फ्रांस का शहर है, रोन नदी के तट पर है, और साथ ही साथ सिल्क वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए इसे सिल्क सिटी कहते हैं। दूसरा है मर्सिले। मर्सिले क्यों महत्वपूर्ण है?
मर्सिले पहली बात तो भूमध्य सागर में यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। तो मर्सिले के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये क्या ध्यान रखनी है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। मर्सिले क्या है, तो मर्सिले भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक, तो मर्सिले क्या है, मर्सिले भूमध्य सागर में यूरोप का क्या है, व्यस्ततम बंदरगाह है। और ये साथ ही साथ फ्रांस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला पेरिस और दूसरा क्या है, मर्सिले। तो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है फ्रांस का, और भूमध्य सागर में यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है, और साथ ही साथ फ्रांस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। फ्रांस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है आपका मर्सिले। ठीक, इस बात को ध्यान रखनी है। अब रोन नदी डिस्कस कर लिया हमने, भूमध्य सागर की ओर जा रही है। अब रोन नदी के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है यूरोप की, उसका नाम है डेन्यूब नदी। आपने बहुत नाम सुना होगा डेन्यूब नदी का। तो जल्दी से डेन्यूब नदी देखिए कहां पर है डेन्यूब नदी। यहां से निकलती है अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से, और विश्व के सबसे अधिक देशों से बहते हुए ये जाकर के काला सागर में गिर जाती है। तो विश्व के सबसे अधिक देशों से होकर के बहती है, और ये बहते हुए जाती है कहां पर, काला सागर में गिरती है। जल्दी से खोजिए डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के बारे में, फिर इससे संबंधित बातें करते हैं। एटलस में आप मार्क करिए पहले डेन्यूब नदी। तो देखिए, एक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्या नाम है पर्वत का, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, उसके बाद ये ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है। ऑस्ट्रिया के पश्चात स्लोवाकिया, हंगरी, इन समस्त देशों से होते हुए ये नदी पुस्ताज मैदान से होकर के बहती है, और बहते हुए जाती है कहां पर, तो हम कह सकते हैं कि काला सागर में। समशीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र से बहती है, और बहते हुए काला सागर में जाकर के मिल जाती है। काला सागर में मिलती है। इस डेन्यूब नदी के तट पर विश्व के 4 देशों की राजधानियां अवस्थित हैं। डेन्यूब नदी के तट पर 4 देशों की राजधानियां। सबसे पहले तो यहां पर ऑस्ट्रिया की राजधानी इस नदी के तट पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना इसके तट पर है। और वियना क्या है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना है। इसके बाएं तट पर आगे जाने पर ब्रातिस्लावा है। तो वियना, वियना के बाद है ब्रातिस्लावा, जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है। तो इसके तट पर क्या है, ब्रातिस्लावा, जो क्या है, स्लोवाकिया की राजधानी। ठीक है, ब्रातिस्लावा है।
इसके पश्चात ये नदी हंगरी की राजधानी इस नदी के तट पर है, जिसका नाम है बुदापेस्ट या बुदापेस्ट। क्या नाम है? बुदा या बुडा पेस्ट। ये है आपकी हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट। और बेलग्रेड भी इसी के तट पर है, जो कि सर्बिया की राजधानी है। तो इसके तट पर है बेलग्रेड, बेलग्रेड जो कि किसकी राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है। तो डेन्यूब नदी के तट पर विश्व में 4 देशों की राजधानियां अवस्थित हैं, या हम कह सकते हैं 4 राजधानी शहर हैं। एक हो गया वियना, दूसरा हो गया ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा के पश्चात बुडापेस्ट, बुडापेस्ट के पश्चात बेलग्रेड। ये 4 राजधानी इस नदी के तट पर हैं। ब्रातिस्लावा को पार करने के बाद ये नदी हंगरी और स्लोवाकिया के मध्य सीमा बनाती है। इस स्थान पर यह नदी क्या कर रही है? तो अगर इस स्थान की बात करें तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर यह नदी क्या कर रही है? हंगरी व स्लोवाकिया के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हंगरी व स्लोवाकिया, हंगरी व स्लोवाकिया के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। उसके पश्चात अपने अपवाह मार्ग में यह नदी क्रोशिया और सर्बिया, तो क्रोशिया और सर्बिया के मध्य, तो दूसरा क्रोशिया और सर्बिया, तो दूसरा है क्रोशिया व सर्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। क्रोशिया व सर्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। और लास्ट में रोमानिया और बुल्गारिया, तो अंत में रोमानिया व बुल्गारिया के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस नदी के तट पर क्या है? तो 4 राजधानी शहर अवस्थित हैं। उसके पश्चात हंगरी स्लोवाकिया के मध्य राजनीतिक सीमा, हंगरी और स्लोवाकिया, क्रोएशिया और सर्बिया, तो हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा, और क्रोएशिया सर्बिया के पश्चात अंत में रोमानिया और बुल्गारिया, तो रोमानिया और बुल्गारिया के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। तो रोमानिया बुल्गारिया के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। बुडापेस्ट या हंगरी को पार करने के पश्चात, या हंगरी में जब यह नदी प्रवेश करती है, तो हंगरी में इस स्थान पर यह नदी समशीतोष्ण मैदान से होकर के अपवाहित होती है। किससे होकर के अपवाहित होती है? तो इस क्षेत्र में यह नदी समशीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र से अपवाहित हो रही होती है। मैं इधर लिख देता हूं, कहां से? तो हम कह सकते हैं समशीतोष्ण घास भूमि से अपवाहित होती है। और इन समशीतोष्ण घास भूमियों को, समशीतोष्ण घास भूमियां हैं जहां से ये अपवाहित होती है, इसे हंगरी में पुस्ताज कहते हैं। तो इस स्थान पर इन समशीतोष्ण घास भूमियों को यहां कहा जाता है पुस्ताज। तो ये पुस्ताज भूमि से होकर के अपवाहित हो रही है। तो पुस्ताज क्या है? एक प्रकार की समशीतोष्ण घास भूमि है। और घास के मैदान से अपवाहित होने के कारण यह नदी ग्रीन या हरे रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। तो डेन्यूब नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं? डेन्यूब नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो विश्व के सर्वाधिक देशों से होकर के अपवाहित होती है, विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर अपवाहित होती है।
साथ ही साथ इस नदी के तट पर इसका उद्गम कहां से है, तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में उद्गम होता है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में उद्गम होने के पश्चात ये नदी काला सागर में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के तट पर 4 राजधानी शहर कौन कौन से, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी, बुदापेस्ट हंगरी की राजधानी, और बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी अवस्थित है। इसके पश्चात ये नदी हंगरी और स्लोवाकिया, क्रोएशिया और सर्बिया और रोमानिया व बुल्गारिया के मध्य राजनैतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, साथ ही साथ यह नदी हंगरी में समशीतोष्ण घास भूमियों से होकर अपवाहित होती है, और समशीतोष्ण घास भूमियां जिन्हें यूरोप में हम कह सकते हैं, हंगरी में इन्हें हम क्या कहते हैं, पुस्ताज के नाम से जानते हैं। तो इन समशीतोष्ण घास भूमियों को पुस्ताज कहते हैं। तो यहाँ ये पुस्ताज भूमि से होकर अपवाहित होती है। इस स्थान पर इसे ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई डेन्यूब नदी। अब हम लोग बात करते हैं वोल्गा नदी के बारे में, जो अंतिम हमारी रिवर है यूरोप की। तो यूरोप की एक अंतिम नदी है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। इस नदी का नाम है क्या, वोल्गा। वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के बारे में क्या है, तो वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये जल्दी से वोल्गा नदी क्या है, तो वोल्गा नदी देखिए रूस के मैदान से अपवाहित होती है और कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कहां से, रूस के मैदान से अपवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वोल्गा नदी बेसिन यूरोप में खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। तो रूस में इस क्षेत्र में खनिज तेल के बहुत पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। तो वोल्गा नदी का बेसिन वाला क्षेत्र, वोल्गा नदी बेसिन वोल्गा नदी बेसिन जो है तो खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल का भंडार है। वोल्गा नदी बेसिन में क्या है, खनिज तेल के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जो यूरोप की नदियां थीं, इन यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियों की हमने चर्चा कर ली। यूरोप महाद्वीप में अंत में डिस्कस कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यूरोप की एक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में, जो आपने सुना होगा। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो एटलस उठाइए और एटलस में देखिए सेंट पीटर्सबर्ग ये है, और दूसरा आपको देखना है रूस में जाना है, लेकिन रूस के एशिया वाले क्षेत्र में जाना है। और एशिया वाले क्षेत्र में जाइए, जापान सागर के तट पर, वहां पर देखिए क्या, व्लादिवोस्तोक देखना है, व्लादिवोस्तोक। तो क्या हमें डिस्कस करना है, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहां से शुरू होता है,
तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे शुरुआत है इसकी सेंट पिट्सबर्ग से, सेंट पिट्सबर्ग से, और जाता कहां तक है? तो सेंट पिट्सबर्ग से होते हुए ये जाता है व्लादिवोस्तोक तक। तो सेंट पिट्सबर्ग, और सेंट पिट्सबर्ग से होते हुए ये जाता है कहां तक? व्लादिवोस्तोक तक। सेंट पिट्सबर्ग के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं पहले। तो सेंट पिट्सबर्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, सेंट पिट्सबर्ग क्या है ये? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या है ये? पश्चिमी जंक्शन है कहां पर? तो ये है फिनलैंड की खाड़ी के तट पर है। तो ये है कहां पर? अटलांटिक महासागर में फिनलैंड की खाड़ी के तट पर है। फिनलैंड की खाड़ी के तट पर है। रूस का एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप में रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये। पश्चिमी यूरोप में रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है। साथ ही साथ क्या है? तो मॉस्को के बाद रूस का दूसरा महत्वपूर्ण शहर भी है। तो मॉस्को के बाद रूस का क्या है? तो मॉस्को के बाद रूस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। जलयान उद्योग का यहां पर विकास हुआ है। तो मॉस्को के बाद रूस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। तो मॉस्को के बाद रूस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है ये सेंट पिट्सबर्ग। सेंट पिट्सबर्ग से ये ट्रेन जाती है और इसका एक इंपॉर्टेंट जो जंक्शन है वो है मॉस्को। तो इंपॉर्टेंट जंक्शन है इसका क्या? मॉस्को। और जानते ही हैं मॉस्को क्या है? राजधानी है। और मॉस्को के आसपास का जो क्षेत्र है, मॉस्को जो शहर है, मॉस्को के आसपास का जो क्षेत्र है, इस आसपास के क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के बहुत कह सकते हैं बहुत बड़े भंडार मिलते हैं हमें। तो मॉस्को के आसपास का जो क्षेत्र है या ये लिग्नाइट कोयले का भंडार है। यहां पर लिग्नाइट कोयले का बड़ा भंडार है मॉस्को के आसपास। मॉस्को का एक सैन्य नगर है, उसका नाम है इवानोवो। क्या नाम है? इवानोवो। देखिएगा अपने एटलस में जल्दी से इवानोवो के बारे में। इवानोवो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इवानोवो जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति के समय पश्चिमी यूरोप की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन एक बड़ा केंद्र बन गया था सूती वस्त्र उद्योग का। मॉस्को में भी यही क्रांति हुई और मॉस्को में भी सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने खोले गए और इनका बाद में स्थानांतरण कर दिया गया कहां पर? इवानोवो में। तो इवानोवो रूस में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इवानोवो क्या है? ये रूस में सूती
वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे रूस का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। तो इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह रूस के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है, इवानोवो शहर। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्लादिवोस्तोक की। तो व्लादिवोस्तोक क्या है? तो व्लादिवोस्तोक है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी जंक्शन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी जंक्शन है। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी जंक्शन है। जापान सागर में है। तो जापान सागर के तट पर है। जापान सागर के तट पर है। एशियाई रूस का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ध्यान रहे, किसका? एशियाई रूस का। तो ये व्लादिवोस्तोक क्या है? हम कह सकते हैं एशियाई रूस का। एशियाई रूस का सबसे बड़ा शहर व बंदरगाह। एशियाई रूस का मतलब है रूस का वो हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो व्लादिवोस्तोक रूस के एशिया वाले भाग में है और एशिया वाले भाग में है, और रूस के एशिया वाले भाग में रूस का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है एशियाई रूस में। इस स्थान पर जलयान और माचिस उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। तो ध्यान रहे, व्लादिवोस्तोक किसके लिए फेमस है? तो जलयान व माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जलयान और माचिस उद्योग के लिए यह क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, यह था हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और ये क्या कर रहा है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है रेलवे के माध्यम से। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग, फिनलैंड की खाड़ी के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रेन चलती है और वो जाती है कहां तक? व्लादिवोस्तोक, जो कि प्रशांत महासागर में जापान सागर के तट पर है, व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। इन दोनों शहरों के नाम तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है और व्लादिवोस्तोक पूर्वी जंक्शन है। सेंट पीटर्सबर्ग है यूरोप महाद्वीप में, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सेंट पीटर्सबर्ग कहां पर है? ये है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में है। और दूसरी तरफ जो व्लादिवोस्तोक है ये कहां पर है? ये है एशिया महाद्वीप में। तो ये एशिया महाद्वीप में है का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट स्थानीय पवनें हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए, यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें। यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें, और इन स्थानीय पवनों में कौन सी है? तो सबसे पहली जो पवन है, इस पहली पवन की चर्चा करते हैं। इस पवन का नाम है क्या? फान। तो पहली पवन है, पहली पवन का नाम है फॉन। फॉन के बारे में बात करते हैं, 2 मिनट। फॉन क्या है? तो अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे घाटी की ओर उतरने वाली गर्म पवन है।
तो पहले तो गर्म पवन की बात करते हैं, आप लिख लीजिएगा गर्म पवनें। ये कहां से प्रचार चलती है? तो अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से, अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है। ठीक है। इस पवन का, फान का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में रहता है। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पर है? तो आप कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इस पवन के प्रभाव के कारण अंगूर की फसल पक जाती है। तो इसके कारण क्या है? अंगूर की फसल पकती है। ठीक है। दूसरी जो पवन है, दूसरी पवन का नाम है ट्रोमेंटेन। तो दूसरी पवन है, मध्य यूरोप के क्षेत्र में चलती है। इसका नाम है क्या? ट्रोमेंटेन। इसका प्रभाव रहता है कहां पर? तो मध्य यूरोप में इसका प्रभाव रहता है। एक और गर्म पवन है यूरोप की, इसका नाम है अयाला। क्या नाम है? अयाला। और ये चलती है कहां पर? फ्रांस में। तो फ्रांस में इसका प्रभाव रहता है अयाला का। ये हो गई गर्म पवनें। एक दो ठंडी पवन हैं, इनके भी नाम ध्यान रखेंगे ठंडी पवनों के। तो ठंडी पवनों में सबसे ज्यादा पवन महत्वपूर्ण है जो एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है, और इसका नाम है बोरा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका नाम। क्या नाम है? तो बोरा। इसका प्रभाव रहता है एड्रियाटिक सागर में। ठीक है। उसके बाद एक और पवन है, इस पवन का नाम है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल। मिस्ट्रल का प्रभाव रहता है उत्तरी इटली, फ्रांस, स्पेन। ठीक है। उत्तरी इटली में इसको मेस्ट्रल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस और स्पेन में मिस्ट्रल कहते हैं, उत्तरी इटली में से मेस्ट्रल कहा जाता है। एक ही नाम है, एक ही पवन ही है दरअसल। ठीक है। एक पवन है बुरान, जो कि रूस में प्रभावित है। ठंडी पवनें हैं, इनके नाम ध्यान रखिए, ठंडी हैं सभी। तो एक और पवन है जो हमें ध्यान रखनी है, रूस में प्रभावित होती है, और नाम है बुरान। तो पवन कौन सी? बुरान, और इसका क्षेत्र है रूस। अब बुरान के बाद जो ध्यान रखिएगा आप लोग, पुर्गा, जो कि टुंड्रा प्रदेश में चलती है। पवन का नाम है पुर्गा, और ये चलती है कहां पर? टुंड्रा प्रदेश, पुर्गा। ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये थी स्थानीय पवनें। और किनके नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं? तो फान का नाम तो ध्यान ही रखना है। फान के बाद सबसे ज्यादा है बोरा, मिस्ट्रल और पुर्गा। इनके नाम ध्यान रखिएगा यूरोप में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपका जो यूरोप महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की।